नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल जिप्रा क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति पर, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। इनमें 5 नियम हैं। पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, चौथा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, और पांचवा है आवेश संरक्षण का नियम। इन सभी संरक्षण के नियमों को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ये रहा। तो देखो इसमें क्या है, क्या बताया जाता है कि जो विश्व की जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। यानी कि ये जो नियम है वो बताता है कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं ये हमारा नियम क्या बता रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है। इस चीज को एक बार हम पढ़ लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षी हो तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहती है। यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। गुरुत्व के अंतर्गत किसी पिंड का मुक्त पतन इसका एक उदाहरण है। ठीक है ना। तो इस उदाहरण को हम अभी अच्छे से समझेंगे। अब कहता है कि यदि बल संरक्षित नहीं है तो विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है ना। यदि बल संरक्षित नहीं है तो विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम व्यापक नियम है। ठीक है ना। चलिए इसको हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं। अब देखो इसमें एक वर्ड आया है संरक्षी, कि ये संरक्षी बल होता क्या है। तो यहाँ पे नीचे हेडिंग में दिया गया है, एक तरीके से इसकी डेफिनेशन दी गई है। संरक्षी बल वह बल है जिसके द्वारा कृत कार्य प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच के पथ पर निर्भर न करें अथवा संपूर्ण चक्रीय प्रक्रम में बल द्वारा कुल कृत कार्य शून्य हो। ठीक है ना। तो संरक्षी बल वह बल हैं जो पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। वो सिर्फ अंतिम और प्रारंभिक पोजीशन यानी कि जो उनकी बिंदु हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो हैं उन पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर एक बात कहा जाए कि एक पॉइंट यहाँ पे ये ए है, ठीक है ना, ये ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये बी है, ये बी है। ठीक है ना। तो यहां से मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो इस रास्ते से जाती है और वो बी तक पहुंचती है। ठीक है ना। तो इस पे जो किया गया कार्य है वो मान लीजिए W1 है और दूसरा ये रास्ता है। ठीक है। तो इस पे जो किया गया कार्य है वो W2 है और ये C जो रास्ता है इस तरीके से ये वाला है, इस वाले रास्ते पे किया गया कार्य क्या है, W3 है। तो अगर बल संरक्षी है तो ये W1 इज इक्वल टू W2 और इक्वल टू W3। ठीक है ना। ये तीनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे वो पथ कोई भी हो। वो सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर, यानी कि प्रारंभिक बिंदु की स्थिति और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। हाँ, अगर ये बिंदु चेंज हो जाते हैं तो ये कार्य अलग अलग हो जाएंगे। फिलहाल इसमें तीनों में, चाहे इस रास्ते से की बात हो, चाहे इस रास्ते की बात हो और चाहे इस रास्ते की बात हो, तीनों के लिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है। अर्थात इनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या है, बराबर होगा। अगर बल संरक्षी नहीं है यानी कि असंरक्षी हो तो ये जो W1, W2 और W3 ये आपस में बराबर नहीं होंगे, तो बल असंरक्षी हो जाएगा। यानी कि किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर करेगा, तो वो असंरक्षी बल होगा। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब देखो कि यहाँ पे हमने दो चीजें समझ ली हैं। एक तो हमने समझ लिया है संरक्षी बल और दूसरा समझ लिया है क्या, असंरक्षी बल।
ठीक है, ये दो बातें हैं। तो संरक्षी जो बल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है गुरुत्व बल, ठीक है ना, गुरुत्व बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि विद्युत स्थैतिक बल, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखे देते हैं स्थैतिक बल। और अगर देखा जाए तो आपका चुंबकीय बल भी क्या होता है? संरक्षी बल होता है, चुंबकीय बल, ठीक है ना। और यहाँ पे जो असंरक्षी बल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है श्यान बल, ठीक है, दूसरा होता है घर्षण बल। ये असंरक्षी बल के उदाहरण हैं और ये संरक्षी बल के उदाहरण हैं, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे दो बातें समझ ली हैं कि संरक्षी बल और असंरक्षी बल क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला गया है, यदि बल संरक्षी नहीं है तो विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम है, ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण का व्यापक। अब देखो इसमें एक चीज और है कि बल जो संरक्षी होता है तो वो क्लोज्ड पाथ यानी कि बंद पाथ में उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? जीरो होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, और अगर ये पथ कैसा है, मतलब अगर इस पर लगने वाला फोर्स कैसा हो? संरक्षी बल हो यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो यहाँ पे जो कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वापस ए से जाके बी पर जाती है और बी से कहाँ आ जाती है? वापस ए पर आ जाती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु इसका दोनों एक ही है, अर्थात यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा? जीरो। और ये एक तरीके से क्लोज्ड पाथ की तरह काम कर रहा है, यानी कि बंद पथ की तरह काम कर रहा है, यानी कि जहाँ से आया है वापस वहीं पे पहुँच गया, यानी कि इसके अंतिम बिंदु की जो पोजीशन है और प्रारंभिक बिंदु की पोजीशन दोनों एक ही बिंदु पर हैं, अर्थात यहाँ पे किया गया कार्य कैसा होगा? जीरो। और यहाँ पे एक चीज और देखो कि बल अगर संरक्षी नहीं है अर्थात असंरक्षी है तो किया गया कार्य जीरो नहीं होगा, चाहे फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और यहाँ पे हमने एक यहाँ पे एम मास रख दिया है और उसको यहाँ से खिसका के बी पर ले जाते हैं, ठीक है ना, बी पर लेके जाते हैं ये। तो यहाँ पे देखो जो अगर इसको जब फोर्स के द्वारा यानी कि एक फोर्स लगाएंगे तो इसके पीछे एक फोर्स लगेगा जिससे हम स्टैटिक फोर्स यानी कि घर्षण बल बोलेंगे, ठीक है ना, फिक्शन फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है, इसको घर्षण बल बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है और घर्षण बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा हमारा यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि किया गया कार्य अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा यानी कि माइनस एफ एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एफ एस लग रहा है यानी कि घर्षण बल, तो माइनस के एफ एस यानी कि इसको हमने घर्षण बोल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स बोल दिया है, इनटू डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ए टू बी, मान लीजिए इसको डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि यही चीज जो एम बिंदु है यानी कि एम मास है, जो एम मास वो बी पर आ जाता है, ठीक है, और वापस इसको कहाँ की ओर लेके जाते हैं? ए की ओर लेके जाते हैं, यानी कि ए पे पहुंच जाता है ये। तो अगर इसमें फोर्स अगर मैंने यहाँ पे एफ इस साइड की डायरेक्शन मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो वर्क डन यानी कि जो यहाँ पे फोर्स यानी कि घर्षण बल होगा वो कहाँ की ओर लगेगा? वो लगेगा इस डायरेक्शन में यानी कि एफ एस यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसे W1 मान लीजिए, इस वाले जो ए से बी तक मास को हम ले गए उसके द्वारा जो वर्क डन है उसे हम W1 मान लेते हैं और बी से ए तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसे हम W2 मान लेते हैं। तो W2 क्या होगा? यहाँ पे जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? माइनस के एफ एस इंटू डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो कितना? माइनस एफ एस इंटू डी। तो देखो यहाँ पे एफ एस और एफ एस इंटू डी दोनों माइनस के हैं, अगर यहाँ W1 प्लस W2 अगर इनको देखा जाए तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस के 2 एफ एस इंटू डी।
तो यहाँ पे देखो वर्क डन जो है वो जीरो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव अर्थात असंरक्षी बल है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब इसमें जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मुक्त पतन, यानी कि पिंड का मुक्त पतन, इस उदाहरण को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे चलिए मैं कुछ डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये एक सरफेस है, यानी कि पृथ्वी समझ लीजिए इसको, क्या है, सरफेस है ये। और यहाँ पे हम एक पिंड बना देता हूँ। यहाँ पे एक हमने पिंड बना दिया। ठीक है, ये पिंड है और ये पिंड एम द्रव्यमान का है और इसका जो हाइट है, अगर देखा जाए यहाँ से हाइट जो है इसकी वो कितनी है, h है। चलिए इसकी हाइट देख लेते हैं कितनी है, h है। तो ये h हाइट पर रखा हुआ है। ठीक है, और इसी पिंड को, ये जो एम द्रव्यमान का जो पिंड है, चलिए मैं इसको यहाँ से नीचे गिराते हैं। चलिए मैं इसको नीचे गिराता हूँ। इसको यहाँ से नीचे गिराया इस तरीके से, तो ये उस पोजीशन में है, जस्ट पृथ्वी को टच होने से पहले की पोजीशन है ये। ठीक है ना, तो ये कितनी हाइट को तय कर लेता है, h हाइट को तय कर लेता है। यानी कि जब यहाँ से ये पॉइंट, मान लीजिए इसको, चलो मैं a मान लेता हूँ, इसको मैंने a मान लिया और इस पॉइंट को मैंने b मान लिया। तो जब a से b तक ये ट्रेवल करता है, ये b पॉइंट है, जस्ट पृथ्वी को टच होने से पहले की स्थिति का ये पॉइंट है b। ठीक है ना, तो जब ये m द्रव्यमान यहाँ तक आता है, b पॉइंट तक आता है, तो ये कितना डिस्टेंस तय करता है, h, यानी कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो विस्थापन होता है वो कितना हो जाता है, h हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस स्थिति में इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 हो जाएगा और इसकी जो हाइट होगी वो पूरी कितनी होगी, यानी कि पृथ्वी से और इस ए पॉइंट तक की जो हाइट है वो कितनी है, h हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि यहाँ पे अगर मानूं कि इस स्थिति में जो एनर्जी है, पिंड की जो एनर्जी है वो उसको मैं E1 मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखता हूँ E1, और यहाँ पे जो h हाइट पर है तो यहाँ पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि दो चीज़ें होंगी इसमें, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को हम इसमें EP से डिनोट कर देते हैं और EK से किसको डिनोट कर देते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो E1 है वो कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो EP जो होगी वो कितनी हो जाएगी, mgh। ठीक है ना, और इसमें EK कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इसमें कोई भी गति नहीं है, अर्थात यहाँ पे पिंड रुका हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे पिंड रुका हुआ है, अर्थात इसमें EK क्या हो जाएगी, 0। तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh, ये हो जाएगा। अब इस स्थिति की मैं बात करता हूँ, तो इस स्थिति, अब मैं इसको यहाँ पे गिरा देता हूँ, सीधा यहाँ से फ्री फॉल करता हूँ, यानी कि मुक्त पतन होता है इसका। ठीक है ना,
तो यहाँ पे जस्ट पृथ्वी से टच होने से पहले इस पिंड की जो गति होगी वो अधिकतम होगी, और वो गति कितनी हो जाएगी, v। इस पोजीशन में इसकी जो गति होगी वो v हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर मैं देखूं कि इस स्थिति में जो एनर्जी है जो E2 है वो कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसकी यानी कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि EP प्लस EK, ठीक है ना, EK। तो यहाँ पे जो E2 की अगर हम बात करें तो EP यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये जो B पॉइंट है जो पृथ्वी से जस्ट टच होने से पहले का पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे लगभग H क्या हो जाएगा, 0। अगर H 0 हो जाएगा तो देखो यहाँ EmgH यानी कि स्थितिज ऊर्जा कितनी है, mgh। तो H 0 हो जाने पर ये स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे इसको हम 0 लिख देते हैं, और यहाँ पे जो पिंड की जो गति है वो मैक्सिमम होगी, अर्थात यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ mv², यानी कि E2 इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे E1 हमने निकाल लिया है mgh और E2 निकाल लिया है हाफ mv²। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है कि E1 इज इक्वल टू E2, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। यानी कि हमें तभी पता चलेगा कि जो ऊर्जा यहाँ पे है वही ऊर्जा यहाँ पर है, यानी कि पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत रहती है। यही तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, यानी कि यही तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। अगर मैं E1 इक्वल टू E2 अगर सिद्ध कर देता हूँ तो इट मीन्स ये चीज सिद्ध हो जाएगी कि पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत रहती है। चलिए इस चीज को हम और डिटेल से देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पे EK, ठीक है ना, चलिए इसको थोड़ा इस डायग्राम को थोड़ा और शिफ्ट कर देता हूँ मैं। अगर मैं इस स्थिति के लिए बात करता हूँ तो इस स्थिति के लिए मैं न्यूटन का थर्ड लॉ लगाता हूँ, यानी कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या है, v² इज इक्वल टू u² और प्लस के 2gh, ठीक है ना। नीचे की ओर है तो यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 2gh हो गया। अब यहाँ से जो u है यानी कि v² इज इक्वल टू u क्या है, यहाँ पे तो 0 है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो u का मान मैंने 0 रखा तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 2gh बचा रह गया यहाँ पे। तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gh। यहाँ पे हमने इस दोनों पोजीशन के लिए हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ यूज किया है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों साइड में मैं 1/2m का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2m का, ठीक है ना। तो 1/2m का जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2m v² इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2, सॉरी इसमें m का मल्टीप्लाई करना था, 1/2m इंटू 2gh। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो देखो ये क्या बन गया, हाफ mv², और हाफ mv² को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, E2। तो इसको हम E2 लिख देते हैं। E2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, mgh, यहाँ पे mgh आ गया। तो E2 इज इक्वल टू mgh हो गया, और यहाँ पे देखो मैंने सिद्ध कर ही लिया था E1 इज इक्वल टू क्या है, mgh है। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है E1 इज इक्वल टू E2, अर्थात जो पिंड की जो ऊर्जा है वो कैसी रहती है, नियत रहती है। यही एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।